हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार रेमा है। राउस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए बात करते हैं। इस लेक्चर का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बैंकर क्वीन कहा जाता था? ऑप्शन है अहिल्याबाई, बाईजाबाई, लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंसर बी, बाईजाबाई को बैंकर क्वीन के नाम से जाना जाता था। अब यदि हम बाईजाबाई की बात करते हैं तो ध्यान रखना है, बाईजाबाई का संबंध सिंधिया राजघराने से है और सिंधिया शासक हैं दौलतराव सिंधिया। तो दौलतराव सिंधिया की पत्नी थी कौन? दौलतराव सिंधिया की पत्नी कौन थी? बाईजाबाई थी। इसे आपको याद रखना है। दौलतराव सिंधिया की 1827 में मृत्यु हो जाती है। तो 1827 से 1833 तक सिंधिया राजघराने की संरक्षक कौन रही हैं? बाईजाबाई रही हैं। और इन्होंने सिंधिया घराने के राजकोष, है ना, सिंधिया रियासत के राजकोष पर अपना पूर्णतः नियंत्रण स्थापित किया है ना, इसलिए इन्हें बैंकर क्वीन के नाम से जाना गया है। एक बात और आपको याद रखना है, इन्होंने अंग्रेजों का बड़ा विरोध भी किया है और साथ ही साथ स्थापत्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखना है, इन्होंने बनारस में सिंधिया घाट का निर्माण कराया था। तो सिंधिया घाट या इसे सिंधे घाट भी कहा जाता है ना, सिंधे घाट भी कहा जाता है। इसका निर्माण, है ना, बाईजाबाई के द्वारा कराया गया। कहां पर कराया गया? बनारस में कराया गया था। इसे आपको याद रखना है। अन्य विकल्पों से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, है ना, जैसे कि अहिल्याबाई। तो ध्यान रखिएगा, अहिल्याबाई के बारे में आप जानते हैं कि होलकर वंश की शासिका है ना, होलकर वंश की शासिका है। इन्होंने महेश्वर को राजधानी बनाया था। तो ध्यान रखिएगा, महेश्वर को राजधानी बनाया था और इनको लोक माता की उपाधि दी गई है। तो लोक माता किसे कहा जाता है? देवी भी कहा जाता है। तो लोक माता और देवी की उपाधि किसे दी गई है? अहिल्याबाई को दी गई है ना। लक्ष्मीबाई की बारे में बात करें तो 1857 की क्रांति में इन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया है। और अवंतीबाई की बात करें, है ना, तो इन्होंने भी 1857 में अंग्रेजों से लोहा लिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जय विलास पैलेस के वास्तुकार कौन थे? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है चार्ल्स कोरिया, लॉरी बेकर, बीवी दोषी, है ना, माइकल फ्लोच। तो प्रश्न पूछा जा सकता है ना, तो आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, माइकल फ्लोच, है ना, ये जय विलास पैलेस के वास्तुकार हैं। अब यदि हम बात करें जय विलास पैलेस की, है ना, तो ध्यान रखिएगा, जय विलास पैलेस का निर्माण 1874 में किया गया है ना। किसने निर्माण कराया है? तो यहाँ पर राजा हैं जयाजी राव सिंधिया। तो जयाजी राव सिंधिया के समय जय विलास पैलेस का निर्माण किया गया। कहां पर है? ध्यान रखिएगा, ग्वालियर में है ना, ग्वालियर में है। बाद में इसको, है ना, इस पैलेस को, है ना, इस पैलेस में बहुत सारे कमरे हैं, तो कुछ कमरों को संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया। तो 1964 में, है ना, संग्रहालय का दर्जा दे दिया गया और आम नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। और इस संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया था? यह प्रश्न ही पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, गहोरा किस रियासत की राजधानी रही? गौड़, बघेल, उच्चकल्प, बुंदेला। तो प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा बी, है ना, गहोरा जो है, स्थान जो है, वो बघेलों की राजधानी था, प्रारंभिक राजधानी था। अब यदि हम गहोरा की बात करें तो गहोरा, ध्यान रखिएगा, कहां पर है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है ना, और बघेल रियासत की राजधानी रहा है। तो बघेल वंश की स्थापना 13वीं शताब्दी में की गई थी और इसके जो फाउंडर थे, संस्थापक थे, है ना, वो माने जाते हैं व्याघ्रदेव। तो व्याघ्रदेव के द्वारा, है ना, गहोरा को राजधानी बनाया गया था, है ना। अब एक चीज और आप याद रखिएगा, है ना, तो प्रारंभिक राजधानी क्या रही है? पूछा जाता है कि प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गहोरा थी। बाद में, गहोरा के बाद में बांधवगढ़ भी राजधानी रही है। तो बांधवगढ़ भी राजधानी रही है और बाद में राजधानी क्या हो जाती है? रीवा हो जाती है। इस क्रम को आपको याद रखना है, यह पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी गौड़ वंश की राजधानी, ध्यान रखिएगा, है ना, पूछा जा सकता है। तो गौड़ वंश की जो गौड़ एक्चुअली गढ़ामंडला के गौड़ हैं, देवगढ़ के गौड़ हैं और खेडला के गौड़ रहे हैं। तो गढ़ामंडला के गौड़ों, तो गढ़ामंडला, है ना, एक क्षेत्र रहा है, वो गौड़ वंश की राजधानी रहा है संग्राम साय के समय, है ना। उच्चकल्प के बारे में बात करें, है ना, तो उचेहरा नामक स्थान, है ना, ये राजधानी रहा है उच्चकल्प की, है ना। बुंदेलों की राजधानी क्या रहा है? ओरछा रहा है। तो इससे संबंधित प्रश्न हमने ऑलरेडी पहले वाले एमसीक्यू में किए हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बघेल वंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है ना? व्याघ्रदेव, कर्णदेव, सुहागदेव, सारंगदेव। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, आंसर हो जाएगा ए, है ना, बघेल वंश का आदि पुरुष, है ना,
किसे कहते हैं? व्याघ्रदेव को कहते हैं। आदि पुरुष शब्द आता है, संस्थापक शब्द आता है ना, जनक शब्द आता है, ये सब आंसर आ जाएगा व्याघ्रदेव। तो व्याघ्रदेव ने 13वीं शताब्दी में बघेल वंश की स्थापना करी है। राजधानी क्या रही है इनकी प्रारंभिक? मैंने जैसा बताया गहुरा राजधानी थी। अच्छा, यहां से एक प्रश्न और आता है ना, इन्हीं के समय बांधवगढ़ किले का निर्माण किया गया है। तो बांधवगढ़ किले का निर्माण किया गया है किसके समय? व्याघ्रदेव के समय। इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। अन्य विकल्पों से संबंधित प्रश्नों की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद कर्णदेव लिखा है, तो व्याघ्रदेव के बाद कर्णदेव राजगद्दी पर बैठते हैं, कर्णदेव के बाद सुहागदेव, और सुहागदेव के बाद सारंगदेव राजगद्दी पर बैठते हैं। कर्णदेव से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, कर्णदेव को ही दहेज के रूप में, है ना, बांधवगढ़ क्षेत्र मिला था। तो बांधवगढ़, है ना, दहेज के रूप में किसे मिला था? तो कर्णदेव को मिला था, है ना। यहाँ पर फिर बांधवगढ़ किले का निर्माण किया जाता है, और बांधवगढ़ किले में इन्हीं के नाम पर करणपाल नाम का दरवाजा बनाया गया था। इसे आपको याद रखना है। सुहागदेव की बात करें तो सुहागपुर नगर बसाया है इन्होंने, सुहागपुर नगर बसाया है ना। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है? शहडोल में है। और किसके लिए फेमस है? वर्तमान में कोयले के लिए फेमस है ना। और सारंगदेव की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने ऊदल को पराजित किया है, ऊदल को हराया है। अब ये ऊदल कौन से थे? आलाहू दल वाले थे क्या वो नहीं थे? इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है, पर आपको याद रखना है ऊदल को पराजित किया है सारंगदेव ने। और बांधवगढ़ के किले में ऊदल की कोठी है, तो ये भी पूछा जा सकता है ऊदल की कोठी कहाँ पर है ना। तो बांधवगढ़ किले के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा संविधान समिति का गठन किया गया था? है ना, पूछा जा सकता है कि किस शासक ने संविधान समिति का गठन किया? रघुराज सिंह, वेंकटरमन, गुलाब सिंह, मार्तंड सिंह, जूदेव। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, मार्तंड सिंह जूदेव के द्वारा संविधान समिति का गठन किया गया था। अब यदि हम बात करें मार्तंड सिंह की, तो ये बघेल वंश के अंतिम शासक हैं, ध्यान रखिएगा, अंतिम शासक हैं। और इनका टाइम पीरियड यदि हम देखें तो 1946 से लेकर 48 तक रहा है ना, 2 साल तक रहा है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये संविधान समिति का गठन करते हैं। तो इस संविधान समिति जो बनाई गई, इस संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अल्लादी कृष्णा अय्यर थे, है ना। इनका नाम आपको याद रखना है, अल्लादी कृष्णा अय्यर, है ना। अय्यर इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। बाद में फिर क्या होता है ना, इस संविधान समिति के बाद में एक और समिति बनाई जाती है जिसको कहते हैं संविधान सुधार समिति। तो यदि पूछा जाए संविधान सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सुधार समिति, है ना, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? है ना, हरि सिंह गौर को बनाया गया था, हरि सिंह गौर संविधान सुधार समिति। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, है ना। और संविधान सुधार समिति पूछा जाए तो डॉक्टर हरि सिंह गौर इसके अध्यक्ष थे, इसे आपको याद रखना है। चलिए बाकी यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, मार्तंड सिंह जूदेव, है ना, इन्हीं के समय, है ना, भारत का सफेद बाघ जिसका नाम था मोहन प्राप्त हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। रघुराज सिंह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय बघेल वंश के राजा कौन थे? तो रघुराज सिंह थे। तो ध्यान रखना है 1857 की क्रांति के समय राजा कौन है? रघुराज सिंह हैं, है ना। वेंकटरमन, है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण राजा हैं, इन्होंने कई सारे सुधारात्मक कार्य किए हैं, हम आगे देखने वाले हैं। और गुलाब सिंह भी एक सुधारात्मक व्यक्ति माने जाते हैं, शासक माने जाते हैं। अंग्रेजों के साथ इनका बड़ा प्रतिरोध रहा है, अंग्रेजों ने इनको हटाने की पूरी कोशिश की है, और गुलाब सिंह पर मुकदमा भी अंग्रेजों के द्वारा चलवाया गया था। यह पूछा जा सकता है किस शासक के विरुद्ध अंग्रेजों ने मुकदमा चलवाया था? तो गुलाब सिंह के समय मुकदमा चलवाया था, ठीक है। एक प्रश्न पूछा जाता है गुलाब सिंह से, ध्यान रखिए ना, पवईदारों का विद्रोह है, पवईदारों का विद्रोह किसके समय की घटना है? तो ध्यान रखिएगा गुलाब सिंह के समय की घटना है, एमपीपीएससी में महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भोपाल की शासिका कौन थी? है ना, कुदसिया बेगम, सिकंदर जहां बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर जहां बेगम। ध्यान रखिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिकंदर जहां बेगम 1857 की क्रांति के समय भोपाल की शासिका थी और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अब यहां से एक प्रश्न और याद रखना है ना, कि इनके समय रायसेन में विद्रोह हुआ था, है ना। और आदिल मोहम्मद और फाजिल मोहम्मद नाम के जो 2 भाई हैं, इन्होंने रायसेन में विद्रोह कर दिया था, रायसेन के आसपास विद्रोह कर दिया था, है ना। और बाद में, है ना, इनको पकड़ लिया जाता है ना, और बाद में इनको फिर इनको फांसी की सजा दे दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा।
तो पर याद रखना है कि जब क्रांति हुई है तब कौन है, सिकंदर जहां बेगम। अब भोपाल में वैसे बेगमों का एक शासन काल है, तो कुदसिया बेगम, उसके बाद कुदसिया बेगम के बाद सिकंदर जहां के बाद शाहजहां के बाद सुल्तान जहां बेगम ने राज किया है, और सुल्तान जहां के बाद है ना, सुल्तान जहां के बाद हमीदुल्लाह खां जो भोपाल के अंतिम नवाब रहे हैं, उनने शासन किया है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है मजलिस ए सूरा है ना का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है यार मोहम्मद खान, नजर मोहम्मद खान, सिकंदर जहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। तो इस प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। सिकंदर जहां बेगम के द्वारा मजलिस ए सूरा है ना नामक एक संस्था का गठन किया गया था। तो यह एक तरीके की संसद होती थी, इसको कई लोगों ने संसद ही कहा है ना, संसद होती थी है ना। और इस संसद का काम क्या था? कानून बनाना। और इस संसद के अंतर्गत बुद्धिजीवियों को शामिल किया जाता था, पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया जाता था है ना, विभिन्न धर्म जातियों के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता था। एक प्रकार की एक संसद है जिसका गठन सिकंदर जहां बेगम के समय हुआ है ना। ध्यान रखिएगा, बाद की बेगमों ने है ना, बाद की बेगमों सिकंदर के बाद है शाहजहां बेगम, उसके बाद है सुल्तान जहां बेगम। तो सुल्तान जहां बेगम के समय मजलिस ए सूरा को आधुनिक रूप दिया गया था। तो यदि प्रश्न आता है कि गठन किसके समय हुआ, तो आंसर आएगा सिकंदर जहां बेगम। और मजलिस ए सूरा को आधुनिक रूप किसके समय दिया गया, तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? सुल्तान जहां बेगम के समय आधुनिक रूप दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है रानी कमलापति का जन्म कहाँ हुआ था? गढ़ामंडला, गिन्नौरगढ़, सलकनपुर, मनकेड़ी है ना। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी, सलकनपुर में है ना। ध्यान रखिएगा, रानी कमलापति का जन्म हुआ था। सलकनपुर कहाँ पर है? तो ध्यान रखिएगा सीहोर जिले के अंतर्गत आता है ना। और रानी कमलापति है ना के पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था कृपाल सिंह। तो कृपाल सिंह सिरोतिया है ना, कृपाल सिंह सिरोतिया पूरा नाम था। और बाद में इनकी शादी हो जाती है, तो इनके पति जो थे वो गिन्नौरगढ़ के शासक थे। तो गिन्नौरगढ़ है ना, तो गिन्नौरगढ़ है ना, ये भी सीहोर में है। तो गिन्नौरगढ़ के शासक होते हैं है ना निजाम शाह है, ठीक है। तो इनके पति का नाम था निजाम शाह, जो गिन्नौरगढ़ के शासक होते हैं है ना। और इनके पुत्र का नाम होता है क्या? नवल शाह है। तो ध्यान रखिएगा, पुत्र का नाम क्या था? नवल शाह था। अब चूंकि कहानी ऐसी है कि निजाम शाह की हत्या हो जाती है, निजाम शाह की हत्या हो जाती है। तो निजाम शाह की हत्या कौन करता है? आलम शाह करते हैं है ना। इनके भतीजे ही कर देते हैं, आलम शाह कर देते हैं। और बाद में फिर इन आलम शाह की भी हत्या करवा दी जाती है दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा। तो दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा आलम शाह की हत्या कर दी जाती है। और बाद में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं है ना कि फिर एक युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं लाल घाटी का युद्ध। तो लाल घाटी का युद्ध होता है, तो एक तरफ होते हैं दोस्त मोहम्मद खां और दूसरी तरफ होते हैं है ना नवल शाह, जो रानी कमलापति के बेटे हैं। तो नवल शाह होते हैं, बाद में नवल शाह की मृत्यु हो जाती है, दोस्त मोहम्मद खां युद्ध को जीत जाते हैं है ना। तो बेटे की मृत्यु के गम में बाद में जल समाधि ले लेती हैं कौन? रानी कमलापति। तो ये प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, ऑप्शन से संबंधित कुछ और चीजें भी आप याद रख सकते हो है ना, जैसे कि ध्यान रखिएगा गढ़ामंडला है ना। तो गढ़ामंडला का संबंध है ना यदि पूछा जाए तो रानी दुर्गावती से है, रानी दुर्गावती जी से है। गिन्नौरगढ़ का संबंध है ना रानी कमलापति से है ना। सलकनपुर का संबंध भी रानी कमलापति से, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है। और मनखेड़ी का संबंध रानी अवंती बाई से है, तो अवंती बाई से है मनखेड़ी। और मनखेड़ी कहाँ पर है? ध्यान रखिएगा सिवनी जिले में है। तो ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक ग्वालियर का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माधवराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जीवाजी राव सिंधिया। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक ग्वालियर के जनक माने जाते हैं माधवराव सिंधिया। अब माधवराव सिंधिया की बारे में यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा इनका जो शासनकाल है वो है 1886 से लेकर 1925 तक का। और इस टाइम पीरियड के बीच में इन्होंने कई सारे आधुनिक कार्य किए हैं, कई सारे नवीन कार्य किए हैं है ना। तो कुटीर उद्योग के लिए लघु उद्योगों को विकसित किया है। साथ ही साथ इन्होंने बांधों का विकास किया है ना। तो इसी समय आपके जैसे तिरघा बांध है ना, हरसी बांध है, ये बांधों का निर्माण किया गया है ना। ग्वालियर में रेलवे लाइन का विकास किया गया है ना।
चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इनके द्वारा कई सारे काम किए गए हैं। इसलिए है ना आधुनिक ग्वालियर का जनक किसे कहा जाता है? माधवराव सिंधिया को माना जाता है। ठीक है, एक चीज और आप याद रख सकते हो, इनकी मृत्यु भारत में नहीं हुई है, इनकी मृत्यु फ्रांस में हुई है ना। तो माधवराव, यहां से पूछा जा सकता है किस सिंधिया राजा की मृत्यु फ्रांस में हुई है ना। तो माधवराव सिंधिया की मृत्यु कहां पर हुई है? फ्रांस में हुई है। इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करें। आचार्य केशव दास की रचनाएं रसिक प्रिया और कवि प्रिया किसे समर्पित हैं? ऑप्शन है ना इंद्रजीत सिंह, वीर सहदेव, जहांगीर, है ना भारती चंद्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना ये दोनों ही रचनाएं इंद्रजीत सिंह को समर्पित हैं। इंद्रजीत सिंह बुंदेला राजा हैं, है ना, इन पर लिखी गई ये रचनाएं हैं रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, अब सबसे पहले यदि हम बात करें आचार्य केशवदास जी की, है ना, तो आचार्य केशवदास जी को 2 उपाधियां दी जाती हैं, आपको याद रखना है। एक ने कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, और साथ ही साथ इनको हृदयहीन कवि कहा जाता है, हृदयहीन कवि कहा जाता है। ये आपको याद रखना है ना। कई सारी रचनाएं हैं जिसमें से रसिक प्रिय, कवि प्रिय इंद्रजीत के लिए समर्पित हैं। वीर सहदेव पर भी इन्होंने एक रचना लिखी है जिसको कहते हैं वीर सह चरित, है ना। तो वीर सह, है ना, चरित, वीर सह देव चरित बोले या वीर सह चरित बोले, तो ये इन पर लिखी गई है। जहांगीर पर लिखी गई है जहांगीर जश चंद्रिका। तो जहांगीर जश चंद्रिका, चंद्रिका नामक पुस्तक की रचना की गई है। इसे आपको याद रखना है। ठीक है, और आचार्य केशवदास के बारे में यदि हम बात करें तो बहुत सारी अन्य रचनाएं हैं। आचार्य केशवदास की अन्य रचनाएं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे है रामचंद्रिका। तो यदि पूछा जाता है सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो रामचंद्रिका है। नख शिख वर्णन है, नखशिख वर्णन है। विज्ञान गीता है, विज्ञान गीता। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं केशवदास जी से संबंधित, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही। ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण, है ना, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आगे की सीरीज में आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।